रानी ने सन 1303 में जोहर किया। इसके बाद में मूर्ति बनाई है, ये उनका नाम का अखंड दीपक चलता है। यही जोहर स्थल है और पहले ये एक कुंड का रूप लिए हुए था, बाद में इसे मिट्टी वगैरह भर के बराबर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वो शहर जिसके लिए कहा जाता है गढ़ में चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। काफ़ी समय बाद एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने की सोच रहा था जो हिस्टोरिकल भी हो और कुछ ऐसी भी हो जो इंस्पिरेशनल भी हो, तो मैं चला आया चित्तौड़गढ़। जी हाँ, वही चित्तौड़गढ़ जो रानी पद्मिनी के बलिदान का प्रतीक है, तो मीरा की कृष्ण भक्ति का भी। साथ ही यहाँ के राजाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा मरते दम तक की और कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसी ही कई बलिदानों का जीता जागता उदाहरण है चित्तौड़गढ़। तो फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र इस शानदार किले के लिए। सुबह के लगभग 5 बजे हम पहुंचे चित्तौड़ रेलवे स्टेशन। और चित्तौड़ की इस धरती पर कदम रखते ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां के राजाओं की वीर गाथाएं हजारों सालों से आज भी पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में गाई जाती हैं। क्योंकि हम यहाँ कुछ जल्दी पहुँच गए, तो यहाँ से पहले हम पहुँचे अपने होटल और वहाँ जाकर कुछ देर आराम किया और फिर 10 बजे तक रेडी होकर हम निकल पड़े फोर्ट को एक्सप्लोर करने। इस समय हम हैं चित्तौड़ में और हमारी ट्रेन सुबह लगभग 5 बजे हमें छोड़ दिया था रेलवे स्टेशन। तो हम लोग पहले अपने होटल गए और होटल से अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ है नवीन और ये हमारे साथ होटल में ही मौजूद है। जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम था होटल साई कृपा और उसका रूम रेंट था 2000 पर डे। हम निकल चुके हैं अपने होटल से और होटल जो हमारा रात का था वो यहाँ कुछ ऐसा है, साई कृपा होटल, साई कृपा। रेलवे स्टेशन से शायद कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। तो रात को इसी होटल में रुके थे और अब हम लोग जाने वाले हैं फोर्ट की ओर। लेकिन फोर्ट जाने से पहले हम लोग नाश्ते के लिए रुकेंगे। देखते हैं कोई अच्छी सी जगह जो चित्तौड़ में नाश्ते के लिए फेमस भी हो और अच्छी भी हो। फोर्ट घूमने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो टैक्सी हायर करते या फिर स्कूटी रेंट करते। क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो स्कूटी रेंट करना एक अच्छा ऑप्शन था। हमने होटल से ही बात की थी, होटल वालों से ही बात की थी, तो उन्होंने कहा कि स्कूटी रेंट भी हो जाएगी। तो प्रवीण जी हैं और उन्होंने हमें होटल में ही ला करके ये स्कूटी दे दी है। मैं आपको नंबर दे दूँगा इनका, प्रवीण जी का। तो आप लोग भी अगर चाहें तो स्कूटी रेंट करना चाहें और पूरे दिन भर का इन्होंने चार्ज लगभग कुछ 500-600 रुपये रहता है। मुझे 500 रुपये में दिया है। एक बार मैं स्कूटी भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, यस, प्रवीण जी है, इनका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। स्कूटी का रेंट हमने दिया था 500 रुपये पर डे और 200 रुपये का पेट्रोल डलवा कर हम निकल पड़े फोर्ट की ओर। फोर्ट जाने से पहले रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट के लिए स्कूटी को रोका। यहाँ पता किया तो पता चला गुजराती रेस्टोरेंट खाने पीने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट वो आज क्लोज था। तो हम चल पड़े दूसरे ऑप्शन की ओर और वो था गुड्डू भाई कचौरी वाला। हम लोग जाने वाले थे गुजराती नाश्ता भंडार, बताते हैं कि काफ़ी फेमस है और लेकिन वो आज बंद है, संडे की वजह से बंद है। तो हम लोग आए हैं गुड्डू भैया की दुकान। ये भी यहीं इसके पास ही है, कलेक्ट्रेट जो है उसके पास ही है गुड्डू भैया की दुकान। तो हमने लिए हैं पकोड़े और ये क्या लिया है, कचौरी और एक पकोड़ा और साथ में लस्सी। तो एक बार देखिएगा। नाश्ते के बाद हम निकल पड़े फिर से चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ओर। कुछ देर बाद रास्ते से हमें फोर्ट की दीवारें भी दिखाई देने लगी। चित्तौड़गढ़ किले में 7 दरवाजे हैं जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, जिनके नाम हैं पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ली पोल, लक्ष्मण पोल और सबसे अंत में राम पोल। चित्तौड़गढ़ लगभग 700 एकड़ में फैला और 500 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित है और इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। यही वजह है इसे भारत का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है।
इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। बाद में मौर्य राजा से बप्पा रावल ने इसे जीत लिया। फोर्ट में एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसका चार्ज है केवल 40 रुपये। अभी पोल को पार करते हुए जब अंतिम पोल के बाद आगे बढ़ेंगे तो टिकट काउंटर मिलेगा। 40 रुपये का टिकट है फोर्ट का और 20 रुपये अपन पार्किंग के दे करके फोर्ट में कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं। 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का चार्ज अलग है। तो मैं एक बार टिकट काउंटर भी आपको दिखा देता हूँ। टिकट काउंटर के पास से ही आप फोर्ट के लिए गाइड भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 450 से 650 रुपये तक रहता है। टिकट लेने के बाद हम सबसे पहले पहुंचे कुंभा पैलेस। राणा कुंभा पैलेस प्रवेश द्वार के करीब और विजय स्तंभ के पास ही है। इस महल के खंडरों में भगवान शिव का मंदिर, जनाना महल, दीवाने आम और घोड़ों के लिए अस्तबल है। उदयपुर शहर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था और उनकी जान पन्ना धाई ने बचाई थी, जिन्होंने उन्हें फल की टोकरी में छिपा दिया था और अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया। ये स्थान कभी प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई का घर हुआ करता था। ये भी माना जाता है कि रानी पद्मिनी ने इसी किले के अंदर जौहर किया था। इस महल के ज़्यादातर कमरे खंडर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सोचकर मन काफ़ी रोमांचित हो जाता है कि हम उस जगह खड़े हैं जहाँ रानी पद्मिनी, मीराबाई और पन्ना धाई रहा करती थी। तो दोस्तों, इस समय हम लोग हैं कुंभा पैलेस। और कुंभा पैलेस या कुंभा महल जहाँ से चित्तौड़गढ़ प्रारंभ हुआ है, उसके जस्ट स्टार्ट होते ही सबसे पहले कुंभा पैलेस ही आएगा। और यहाँ पर पीछे पद्मिनी पैलेस, यानी पद्मिनी जो रानी थी वो विंटर्स में यहाँ रहा करती थी। समर्स में उनका जो दूसरा महल है वो आगे है, वो देखेंगे अपन वीडियो में आगे। और रानी पद्मिनी का जो महल है उसके पास में जनाना महल और मर्दाना महल अलग अलग हैं। और इस साइड में अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में भी आगे, और इस साइड में आपके पन्नाधाय महल और मीराबाई का महल भी है। इस समय कुंभा पैलेस में है और हम लोग मीरा महल और पन्नाधाय महल में हैं। कुछ दोस्त भी हमें मिले हैं, तो एक बार इनसे मिल लेते हैं। ये एमपी से आए हैं एक्चुअली, राजस्थान स्पेशली ये घूमने के लिए। तो इनसे एक बार नाम पूछ लेते हैं। हाँ जी, बताइए। विनोद धाकर, बरखेड़ा गंगा से, एमपी, मंसूर जिले से। तो केवल आप लोग चित्तौड़ ही घूमने आए हैं या कुछ और? चित्तौड़, सावले। और फिर अब यहाँ से वापस? यहाँ से वापस मंडपिया। चलिए, चलो मिल के अच्छा लगा, मिलते। ठीक है, ओके। पद्मिनी महल जो मैंने आपको बताया कुंभा पैलेस के अंदर, वहीं एक टनल भी है जो गोमुख कुंड की तरफ जाती है। एक बार आप देखेंगे ये टनल, और ये टनल ही गोमुख कुंड की तरफ जाती है, जहाँ पर रानी अपने दासियों के साथ स्नान वगैरह के लिए जाती थी। तो जौहर स्थल है विजय स्तंभ के पास में। जो बाकी जो सभी दासियां थी और जो दूसरी रानियां थी, उन्होंने जौहर स्थल पे किया है। जो रानी पद्मिनी है, उन्होंने केवल ये जो है टनल, यहाँ रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, और बाकी सभी ने वो जो जौहर स्थल है वहाँ। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम पहुँचे कुंभा पैलेस के पास ही बने मेरा मंदिर। इस मंदिर में एंटर करते ही पहले मिलेगा आपको कुंभ श्याम टेम्पल, और इस टेम्पल में कृष्ण, राधा और बलराम की मूर्तियां हैं। भारतीय आर्य शैली में निर्मित कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी बहू मीराबाई के विशेष अनुरोध पर किया था। यह मंदिर मीराबाई की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना में वो घंटों तक लीन रहा करती थी। इस समय हम आ चुके हैं चित्तौड़ के मीरा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ मीराबाई पूजा किया करती थी। और मीराबाई का जो मंदिर अलग से भी बना हुआ है, वो मेरे ठीक पीछे ये मंदिर, ये मीराबाई का मंदिर, और ये इधर राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ मीराबाई पूजा किया करती थी। तो एक बार आप भी देखिए ज़रा। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। जैसे ही कोई पूजा स्थल में प्रवेश करता है, उसे असीम शांति और खुशी का एहसास होता है। मंदिर का दिव्य वातावरण अवर्णनीय है, और यहाँ प्रार्थना करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा को छू जाता है।
मीराबाई के पति के निधन के बाद उन्होंने अपने ससुर को भी खो दिया था। ऐसा माना जाता है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश की और उन्हें फूलों की टोकरी भेजी जिसमें खतरनाक सांप छिपा हुआ था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सांप को माला में बदल दिया और जहर को उनके लिए अमृत बना दिया। मीराबाई और उनकी कहानियां भारत के ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं मिलती, लेकिन कहानियों, गीतों और कविताओं के माध्यम से उनकी भावनाओं का सार अभी भी बरकरार है। मंदिर के भक्तिमय वातावरण में कुछ देर बिताने के बाद हम पहुंचे चित्तौड़ फोर्ट की एक बेहद खास जगह, जहां साहस और विजय का प्रतीक विजय स्तंभ यानी विक्ट्री टावर हमारे सामने था, जो आज भी उन योद्धाओं की बहादुरी की बुलंद कथा कह रहा था जिनकी विजय की याद में इसे बनाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर महाराणा कुंभा की शानदार जीत के बाद शुरू किया गया था। ये जीत केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि राजपूताना क्षेत्र के लिए मनोबल बढ़ाने वाली थी। टावर लगभग 122 फीट ऊंचा है और शानदार नक्काशी और शिलालेखों से सजा हुआ है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित 9 मंजिला स्ट्रक्चर एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। यह टावर अपनी ढेरों मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो महान महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ साथ विष्णु के विभिन्न अवतारों और अन्य पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। विजय स्तंभ के पास ही था जौहर कुंड, जो एक नहीं 3 जौहर का गवाह रहा है। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी के साथ 16,000 वीरांगनाओं ने किया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के समय 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती ने 13,000 महिलाओं के साथ किया। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में किया गया। ये जो मेरे पीछे है ये ही जौहर स्थल है और पहले ये एक कुंड का रूप लिए हुए था, बाद में इसे मिट्टी वगैरह भर के बराबर कर दिया गया और यहाँ पे घास का मैदान सा बन गया है, बट यही वो जौहर कुंड है। जौहर कुंड के पास ही बना है एक द्वार जो जौहर द्वार कहलाता है और इसी द्वार के सामने है समधीश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप दिए गए हैं। राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले यहाँ पूजा करते थे। करीब 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर में शिवलिंग के पीछे दीवार पर शिव की त्रिमूर्ति है। भगवान शिव के ये 3 मुख सत्य, राज, वैभव और क्रोध का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज ने करवाया था। बाद में सन 1427 में चित्तौड़ के महाराणा मुकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के पास ही बना है गोमुख कुंड। किले में स्थित यह एक पवित्र जलाशय है। गोमुख का अर्थ गाय का मुख। इस कुंड को चित्तौड़गढ़ के तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का आकार आयताकार है। इस छोटी प्राकृतिक गुफा से बिल्कुल स्वच्छ जल की भूमिगत धारा 12 माह बहती है। पर यह जल कहाँ से आता है, ये आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। ये जलाशय पुराने समय में पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था। भगवान शिवलिंग और देवी लक्ष्मी मूर्ति उस बिंदु पर स्थित है जहाँ से पानी गिरता है। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ देखने को मिलती है। पूरे शहर का शानदार दृश्य यहाँ से भी लिया जा सकता है। इस जलाशय के पास स्थित एक सुरंग भी है और ये सुरंग आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह सुरंग कुंभा पैलेस में बने रानी पद्मिनी के महल की ओर जाती है, जहाँ चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने जौहर किया। सुरंग के पास ही रानी पद्मिनी की काल्पनिक मूर्ति भी बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक नहीं करते और पद्मा रानी को जिंदा नहीं करना पड़ता। कि भगवान से प्रार्थना करके रानी ने सन 1303 में जौहर किया। उसके बाद में मूर्ति बनाई है और ये उनका नाम का अखंड दीपक चलता है। गोमुख कुंड के पास कुछ समय बिताकर हम निकल पड़े पद्मिनी महल की ओर। रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती के नाम पर इस महल का नाम रखा गया था। ये एक छोटा महल है जो पानी के बीचों बीच बना हुआ है, जिसे जल महल भी कहते हैं। इस महल को जनाना महल भी कहा जाता है और इसके किनारे के महल मर्दाना महल कहलाते हैं। रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन ने किले पर आक्रमण किया था, लेकिन बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से हार ही जाती है और अलाउद्दीन युद्ध में जीत कर भी हार गया। और रानी पद्मिनी ने जौहर करके जो बलिदान दिया, उसे आज भी लोग याद करके उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं।
इस महल को देखने के बाद हम निकल पड़े सूरज पोल की ओर। रास्ते में हमें कई मंदिर और तालाब दिखाई दिए, जैसे चित्रंग तालाब, भीमलत तालाब, रत्नेश्वर तालाब। इस समय हम हैं चित्तौड़ के एक तालाब के पास, भीमलत तालाब, और ये मेरे पीछे ही है। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ में 84 इस तरह के छोटे मोटे, छोटे और बड़े तालाब हैं, 84, और 113 छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ कुछ देर रुककर हम चल पड़े सूरज पोल की ओर, और रास्ते में आने वाले सुंदर नज़ारे सच में बहुत खूबसूरत थे, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं था। चित्तौड़गढ़ के इस रास्ते से पर्यटक कम ही आते हैं, लेकिन सच में यहाँ नहीं आते तो किले की वास्तविक खूबसूरती के दर्शन नहीं कर पाते। दूर दूर तक फैली हरियाली और आसपास के सुंदर दृश्य आंखों को सुकून देने वाले थे। बारिश के मौसम में तो यह एक हिल स्टेशन जैसा एहसास देने वाला था। गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी। मतलब सुबह से हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी धूप खत्म हो गई है और थोड़ी सी बारिश गिरी है, और बारिश गिरने के बाद थोड़ा सा ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो व्यू है ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा व्यू पहले मैं एक बार आया था चित्तौड़, बट उस समय भी मैं इस साइड नहीं आया था। सूरज पोल जाते समय ये आता है सूरज पोल की तरफ, तो ये व्यू आपको मिल सकता है अगर आप मानसून में आते हैं तो। कुछ वक्त यहाँ बिताकर हम पहुँच चुके थे सूरज पोल। माना जाता है कि पुराने समय में यही चित्तौड़ का मुख्य द्वार हुआ करता था, और यहाँ से भी चित्तौड़ की खूबसूरती के दर्शन किए जा सकते हैं। ये दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था, और कहा जाता है कि यही वो द्वार है जहाँ से खिलजी ने प्रवेश किया और धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर ले गया, जहाँ से गोरा और बादल ने फिर से रावल रतन सिंह को आज़ाद करवाया। तो कह सकते हैं कि ये द्वार भी अपने आप में एक बहुत बड़े इतिहास का साक्षी है। सूरज पोल और आसपास के दृश्यों को निहारने के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन दिगंबर जैन मंदिर की ओर। दिगंबर जैन मंदिर एक शांत वातावरण में बना एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ आकर आपको परम शांति का अनुभव होगा। और पास ही बना है कीर्ति स्तंभ। ये स्तंभ भी उस समय की कला का एक बेजोड़ नमूना है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें जाना था राणा रतन सिंह पैलेस, लेकिन इससे पहले हम खाना खाने पहुँचे रास्ते में बने एक फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम था बर्बरिक रेस्टोरेंट। इस समय हम लोग हैं बर्बरिक रेस्टोरेंट, और हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल खाना है राजस्थानी, उसमें केर सांगरी और सेम टमाटर ये ऑर्डर किया है। इसके अलावा दाल बाटी चूरमा भी अवेलेबल है, प्लेट के हिसाब से है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आ चुका है हमारा फूड, और ये देखिए ये है केर सांगरी की सब्ज़ी, सेम टमाटर, पापड़, सलाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। भूख तो काफ़ी लगी है भाई, काफ़ी घूम लिए तो भूख तो काफ़ी लगी है। खा के देखते हैं किस तरह का है ये। पेट पूजा करने के बाद हम फिर से निकल पड़े राणा रतन सिंह पैलेस के लिए, और ये पैलेस इस रेस्टोरेंट के पास ही था, तो हम कुछ ही समय में इस पैलेस पे पहुंच गए। ये पैलेस काफ़ी बाद में बनाया गया था, और यहाँ पर्यटक ना के बराबर थे, लेकिन फिर भी यहाँ दो चीज़ें खास थी। एक तो महल के सामने ही बना रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। तो इस समय हम लोग हैं राणा रतन सिंह पैलेस में। रावल रतन सिंह अलग थे, और राणा रतन सिंह 1500 और राणा सांगा और उनके बाद जो पुत्र हुए उनमें से हैं राणा रतन सिंह सेकंड। तो हम लोग उनके महल में हैं, और बाकी महल तो एक सामान्य से महल जैसे ही है, बट जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उसका लगा, जो सबसे अच्छा पार्ट लगा, और उसका वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। सामने उनके तालाब है उस महल के, तो मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। आप भी देखिए ज़रा ये व्यू। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, सामने एकदम ग्रीनरी एकदम। कुछ समय यहाँ बिताकर हमें जाना था हमारे लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ कम ही लोग जाते हैं, और वो था गोरा बादल का महल। यह महल अब काफ़ी खंडर हो चुका था, और कुछ मरम्मत की हुई दिखाई दे रही थी, जो बाद में कराई गई। गोरा और बादल आपस में चाचा भतीजा थे।
जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर रावल रतन सिंह को खिलजी से आज़ाद करवाया था। किसी कवि ने चित्तौड़गढ़ को अपनी बहुत ही सुंदर कविता से कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है। झरने झरे गोमुख गिरे, पड़े निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों बरस तपस्या करे, तब पावे गढ़ चित्तौड़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखकर कई सालों पहले लिखी ये पंक्तियाँ आज भी दुर्ग का गौरव बढ़ाती हैं। और धन्य है वो माता जिसने बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों को जन्म दिया। जय भारत, जय चित्तौड़। तो वक्त हो चला है दोस्तों फिर से लौटने का, और फिर से आपसे एक वादा कि फिर आएंगे एक नई डेस्टिनेशन और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों वक्त हो चला है फिर से घर लौटने का, और फिर से आपसे वादा कि फिर से लौटेंगे एक नई डेस्टिनेशन के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी।